हेमंत और रीमा का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उनका बर्ताव तान्या के साथ भी ज्यादा अच्छा नहीं था। पर ये बात तो चेतन को समझ आ गई थी कि यामिनी का अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। तान्या चेतन के जाने के बाद हेमंत और रीमा और भी ज्यादा परेशान हो गए। रीमा गुस्से में लिविंग रूम में लगातार घूम घूम कर चक्कर लगा रही थी। उसने जल्दी से हेमंत को पलटकर देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, देखा आपने, उसने कितनी आराम से कह दिया मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। वो शापित लड़की, वो और अधिक साहसी होती जा रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तुम उसे अभी यहाँ पर बात करने के लिए मत बुलाओ, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। हेमंत गहरे भाव के साथ एक और खड़ा था। रीमा उसके पास आई और बोली, मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो अब ऐसा लगता है कि चेतन भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। देखा नहीं आपने, वो हर बात में उसकी कैसे हाँ में हाँ मिला रहा था। शायद इसलिए ये लड़की इतनी बेशर्म हो गई है। अब ये सब कहने से क्या फायदा? तुम्हें क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? इससे पहले कि रीमा उसकी बात का जवाब देती, हेमंत जोर जोर से रोने लगा और सोफे पर बैठ गया। उसने रीमा की ओर देखा और उदास होते हुए बोला, मेरी बेचारी यामिनी बेटी, असल में जो लड़की ये जीवन जी रही है वो हक तो मेरी बेटी का था। वो अगर आज यहाँ पर होती तो चेतन के साथ एक राजकुमारी वाली जिंदगी जी रही होती, लेकिन उसका अंत इस तरह हुआ। हेमंत ने अपनी आंखों के आंसू साफ किए और गुस्से से रीना को देखा। नाराजगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी रीना ने गुस्सा होते हुए बोला, तुम किस लिए इस तरह की बातें कर रहे हो? हमारी बेटी अभी जिंदा है और मुझे यकीन है कि एक दिन वो यहाँ होगी हमारे पास। ठीक है, लेकिन तुम। जैसे ही दोनों बहस करने वाले थे, टेबल पर रखा फोन अचानक बज उठा। हेमंत ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और जल्दी से टेबल पर रखे हुए फोन को उठाया। उसने फोन नंबर देखा और बोला, हाँ बोलो। हेमंत के माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने थोड़ा चिढ़ते हुए गुस्से से कहा, वो सहमत नहीं है। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? ये आपका अपना मामला है। समय आने पर जिसे कष्ट करना होगा वो मैं नहीं बल्कि आपकी बेटी होगी। दूसरी तरफ से आवाज आई। ये बात सुनते ही हेमंत गुस्से से भड़क गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, यामिनी को चेतन के परिवार में रहने के लिए कोई कारण चाहिए। हेमंत ने दांत पीस लिए और फिर कहा, मैं समझ गया। फोन रखने के बाद रीमा जल्दी से उसके करीब आकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ? उसने क्या कहा? हेमंत ने रीमा को घूर कर देखा। ये सब तुम्हारी अनमोल बेटी की वजह से है। उसके बिना इतना कुछ कैसे हो सकता था? रीमा ने उसे घूर कर देखा और उसकी आवाज तीखी हो गई। हेमंत, क्या आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं? उसे विदेश किसने भेजा? मेरा ये मतलब नहीं था। हेमंत ने जल्दी से अपनी बात को पलटते हुए रीमा को देखा और झुंझलाहट में भौहें सिकोड़ ली और बोला, कोई बात नहीं। यामिनी ने जिसे जन्म दिया है वो चेतन का बच्चा होगा। मैं भी देखता हूं अब इस चेतन को और इस लड़की को जिसके ज्यादा पंख निकल रहे हैं। दूसरी तरफ तान्या कार में बैठ गई और वो सोचती रही कि हेमंत और रीमा ने उसे पहले क्या बताया था। वो चेतन के बच्चे को रखना चाहते थे। क्या वो चेतन को धमकाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे या फिर कोई और मकसद था? लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या चेतन उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाते? उन्होंने कहा कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। वो कौन हो सकता है? क्या ये यामिनी हो सकती है? तान्या ने भौहें सिकोड़ ली। उसे याद आया कि आहान ने कहा था कि उसे यामिनी के बारे में कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन फिर उसने कहा कि कुछ गलत है। समस्या क्या थी? और इसी दौरान आहान भी गायब हो गया था। मैंने उसे कितने फोन मिलाए पर उसने मेरा एक बार भी फोन नहीं उठाया। पर आज हेमंत और रीमा से मिलने के बाद
मुझे चीजें उलझी हुई लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को पता है कि यामिनी कहाँ पर है? कहीं ऐसा तो नहीं जिस बच्चे के बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं वो यामिनी का हो? तान्या पता नहीं कब तक इस बारे में सोचती रही। तभी उसके कानों में चेतन की ये आवाज आई, क्या बात है यामिनी, तुम किस बारे में सोच रही हो? क्या कोई परेशानी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। तान्या ने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया तो चेतन को अपनी ओर देखते हुए पाया। चेतन, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं कहां पर जाना चाहती हूँ? तुम मुझे वहां पर लेकर जाओगे जो मेरी मनपसंद की जगह होगी। क्यों, यही कहा था ना तुमने? हाँ, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? चेतन ने खुश होते हुए पूछा। तान्या ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। चलो लंदन चलते हैं। ये बोलकर तान्या सोचने लगी, चूंकि यहां रहकर मैं यामिनी को ढूंढ नहीं सकती, मुझे उसे हर हाल में वापस लाना होगा। लंदन? क्या सच में तुम्हें लंदन जाना है? ये सुनकर चेतन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो यही तो चाहता था कि वो कहीं ऐसी रोमांटिक जगह पर जाए जहां पर वो यामिनी के साथ अच्छा टाइम बिता सके। चेतन ने लीना से बोलकर अपना लंदन जाने का सारा अरेंजमेंट करा दिया। इस प्रोसेस को कम से कम 1 हफ्ता लगा और आखिरकार तान्या लंदन पहुंच ही गई। जब वो फ्लाइट से उतरकर गाड़ी में बैठी तो उसने सोचा, इतने बड़े शहर में यहाँ पर यामिनी को ढूंढना कितना मुश्किल होगा। प्लेन से उतरने के बाद तान्या ने आहान को मैसेज भेजा था। 2 दिन बाद संयोग से आहान का यहाँ एक म्यूजिक प्रोग्राम था। गाड़ी में बैठे हुए अचानक से उसकी नजर बाहर एक पोस्टर पर पड़ी। वो पोस्टर आहान का था। जब तान्या आहान का पोस्टर देख रही थी तभी चेतन की निगाह भी वहीं पर चली गई जहां तान्या देख रही थी। आहान का पोस्टर देखकर चेतन के चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए और उसने कहा, अच्छा तो ये भी यहाँ पर है। पता नहीं क्यों अचानक से चेतन के मन में शक सा हुआ कि यामिनी को कहीं पहले से तो पता नहीं था कि आहान भी यहाँ पर अपने म्यूजिक प्रोग्राम के लिए आया हुआ है। पर उसने अपनी इस सोच को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। चेतन का शक बिल्कुल सही था। तान्या ने पहले ही जांच कर ली थी और यहाँ आ गई क्योंकि वो जानती थी कि आहान भी यहाँ था। यामिनी को अकेले ढूंढ पाना उसके लिए असंभव था। कुछ देर में ये लोग वहां पहुंच गए जहां पर चेतन ने अरेंजमेंट कराया था। ये एक बहुत ही शानदार विला था जिसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई हुई थी। इस विला के हर कोने को एंटिक चीजों से सजाया गया था, जिसको देखकर तान्या का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने खुश होते हुए चेतन को खींच लिया और चहकती हुई आवाज में कहा, चलो अंदर चली। विला के अंदर सभी गर्म झरनों को महत्वपूर्ण सामग्रियों के साथ मिलाया गया था और उनका काम मन की शांत स्थिति को बनाए रखना था। पूरे विला का निर्माण एक प्राचीन पर्वतीय रिजॉर्ट की नकल में किया गया था। ये शैली में प्राचीन था और यहाँ तक कि सजावट के लिए अंदर रखी गई वस्तुएं भी काफी पुराने इतिहास के साथ प्राचीन निशानी थी। चेतन जानता था कि उसे इस तरह की चीजें पसंद है, इसलिए उसने विशेष रूप से इस जगह की तलाश की थी। जैसे ही दोनों अंदर गए, वहां के स्टाफ ने उन दोनों के हाथों में पंख पकड़ा दिए और धीरे से उन्हें प्रणाम किया। तान्या चौंक गई और आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी। उनके सामने मौजूद लोग अभिनेता लग रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ वो सभी मंच से नीचे उतरे और उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। बहुत देर तक ये गाना बजाना चलता रहा। जब काफी देर हो गई तो चेतन ने तान्या से कहा, चलो अंदर चले और देखें। जैसे ही दोनों गेट से गुजरे, तान्या एक नजर डालने के बाद अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सकी। ये जगह बहुत जादुई थी। तान्या उस जगह को देखकर बहुत खुश हो रही थी। ये स्थान वास्तव में प्राचीन पर्वत रिजॉर्ट की विशिष्टताओं के अनुसार बनाया गया था और ये उससे भी अधिक शानदार था। बाहर स्वागत करने वाले कर्मचारी और अंदर मौजूद वेटर सभी एक जैसे पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे। जिस पल तान्या और चेतन अंदर आए,
उन्हें ऐसा लगा मानो वो उस समय और स्थान से गुजर रहे हैं जो सालों पहले गुजर चुका है। चेतन लगातार यामिनी को बताता जा रहा था, यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स हमेशा प्रसिद्ध रहे हैं और सभी हॉट स्प्रिंग्स विला में टेम्परेचर कंट्रोल करने की सुविधा है। और जब वो दोनों अपने विला के अंदर पहुंचे, तब वहां के शांत माहौल ने यामिनी का मन मोह लिया। विला का विशाल कोर्टयार्ड घने बांस के जंगलों से भरा हुआ था और वहां जाने का रास्ता घुमावदार झाड़ियों से भरा और शांत था। उस जगह के शानो शौकत और रख रखाव को देखकर यामिनी को समझ में आ गया कि वो जगह कितनी महंगी होगी। चेतन ने उसे बताया कि इस विला में एक रात गुजारने का पैसा एक आम आदमी के लिए उसके साल के वेतन के बराबर होगा। इसलिए ये जगह बहुत एक्सक्लूसिव है और सामान्य लोग इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। चेतन ने 1 महीने के लिए 3 दिन पहले ही यहाँ पर एक विला बुक करा लिया था ताकि वो पूरी छुट्टियां यामिनी के साथ यही बिता सके। साथ ही चेतन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जब वो वापस आए तो वो बूढ़े लोग यामिनी को कुछ बेतरतीब प्राचीन वस्तुएं देखने के लिए अपने साथ लेकर जाएं। यही कारण था कि चेतन ने पहले ही उस रिजॉर्ट के मालिक से बात कर ली थी और उन्होंने स्वागत के लिए 8 डांसर्स भेजे थे, क्योंकि अकेले चेतन ने ही उस रिजॉर्ट के मालिक को 1 साल का टर्नओवर दिया था। और इस बारे में चेतन ने यामिनी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे पता था कि ये सारी बातें जानने के बाद वो चेतन के इस गिफ्ट को अपने ऊपर एहसान मानती। विला में सेटल होने के बाद चेतन यामिनी के साथ इस म्यूजियम के लिए घूमने निकल गया, जिसके बारे में पुरुषोत्तम अंकल और अन्य लोगों के साथ वो डिस्कस कर रहे थे। दरवाजे पर उन्हें एक वेटर मिला जिसने मुस्कुराते हुए चेतन से कहा, बरामदे में सब कुछ तैयार कर दिया गया है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप फ्रंट डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। तान्या की नजर आंगन में लगे बांस के घने जंगल पर पड़ी और जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि सड़क के किनारे लगे लैंप भी पुराने लग रहे थे। अगले ही पल वेटर ने उसे 2 और ब्रोशर दिए और बोला, मैम, 2 दिनों बाद रिसोर्ट के फ्रंट यार्ड में बने कॉन्सर्ट हॉल में एक संगीत कार्यक्रम होगा। उस दिन बहुत बेहतरीन शो होने वाला है और सभी मेहमान पहले टिकट खरीद सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों भी उस शो की टिकट खरीद लीजिए। आप लोग जरूर उस कॉन्सर्ट को एंजॉय करेंगे। तान्या ने पहले उस वेटर को देखा, फिर उसने चेतन की ओर देखते हुए मानो आंखों ही आंखों में उससे सवाल किया कि क्या उन्हें टिकट खरीदना चाहिए। चेतन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तभी वेटर ने अपना सिर हिलाया और उत्साह से कहा, आज आखिरी दिन है, हमारे पास वैसे भी ज्यादा टिकट नहीं बचे हैं। उसकी बात सुनकर जैसे ही तान्या बोलने वाली थी, अचानक चेतन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने उस वेटर के हाथ से टिकट लेने से मना कर दिया और बोला, कोई जरूरत नहीं है। वेटर के चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान थी और वो अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। सर, ये बात हमारे रिजॉर्ट, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जब उसने सिर उठाया तो चेतन के हाव भाव देखते ही वो डर कर रुक गया और उसने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। फिर मुझे आशा है कि आप दोनों अच्छा समय बिताएंगे। ये बोलकर वेटर जल्दी से वहां से चला गया। अगले ही पल चेतन ने अपने हाथ में लिए ब्रोशर को देखा और लापरवाही से उसे अपने पास रखे डस्टबिन में डाल दिया। क्या रूप लेगा चेतन और यामिनी का रिश्ता? क्या तान्या यहाँ पर आहान से मिलकर यामिनी का पता लगा पाएगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी शादी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।